जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं आईएएस कैडर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। हाल ही में सेंटर ने आईएएस कैडर के लिए कुछ नए रूल्स बनाने का प्राविधान किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी जी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, जिसलिए सेंटर जो है नए रूल बनाने वाला है आईएएस कैडर्स को लेकर, जिसमें क्या होना है कि आईएएस कैडर का जो ट्रांसफर है या सेंटर जो डिमांड करता है आईएएस कैडर की, यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों की राज्यों से, उससे रिलेटेड जो एनओसी लेनी होती है सेंटर से यानी कि राज्यों से, वही कुछ मामला है। आज की इस वीडियो में हम सभी उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं तारीख बाय तारीख में, स्टेप बाय स्टेप इस मामले को मैं शुरू से लेकर लास्ट तक डिटेलिंग करने वाला हूं कि क्या है आखिर ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच ईगो का इशू। सेंटर कह रहा है कि मेरा ईगो बड़ा है, ममता जी कह रही है कि मेरा ईगो बड़ा है। इन दोनों के ईगो के इशू में आखिर ईगो किसका बड़ा है, आज इसी वीडियो में आज हम समझने वाले हैं। तारीख है 28 मई 2021, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल और उड़ीसा के दौरे पर गए थे। वहां पे जो सुनामी वगैरह आई थी उससे रिलेटेड कुछ जांच पड़ताल करने या उसका हाल माहौल जानने वहां पर गए थे। मामला क्या हुआ कि जब मोदी जी वहां पहुंचे तो उन्होंने लगभग आधे घंटे इंतजार देखा किसका, कि अभी सीएम आएंगी यानी कि ममता बनर्जी जी आएंगी, और जो स्टेट लेवल पर सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वह होता है चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी कौन, मतलब आईएएस में स्टेट में सबसे बड़ा पद। फिर से नहीं समझे, मतलब अगर आप एक आईएएस अधिकारी हैं तो एक स्टेट लेवल पर, मतलब प्रदेश स्तर पर जो सबसे बड़ा पद होता है प्रशासनिक पद, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वह होता है चीफ सेक्रेटरी, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है। उनका इंतजार देख रहे थे श्री नरेंद्र मोदी जी। उस समय वहां के चीफ सेक्रेटरी जो थे वो थे आलोपन बंदोपाध्याय। आलोपन बंदोपाध्याय उनका इंतजार देख रहे थे मोदी जी। इतने में क्या हुआ कि जो चीफ सेक्रेटरी जी थे यानी कि आलोपन बंदोपाध्याय जो जी थे, वो ममता बनर्जी जी के साथ आए, एक रिपोर्ट मोदी जी को सौंपी और तुरंत वहां से चल दिया। मतलब प्रधानमंत्री की कोई इज्जत ही नहीं है वहां पे, इस प्रकार से उन्होंने शो किया। हालांकि ऐसा वहां पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आगे धीरे धीरे होता रहेगा डिस्कशन, लेकिन फिलहाल आप ये जानिए कि प्रधानमंत्री देश की संपत्ति होती है और देश की संपत्ति को बरकरार रखना, बनाए रखना, उसकी सेवा करना और उसकी मेंटेनेंस जो करना, उसकी सुरक्षा करना, ये हर एक राज्य की, हर एक प्रशासनिक अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये हम सभी जानते हैं और हर एक जन जन की जिम्मेदारी होती है। तो वहां पे ये मामला हुआ। फिर मोदी जी को ये बात ठीक नहीं लगी कि चलिए सीएम तो सीएम, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने भी सीएम का साथ दिया, उन्हीं के साथ आए, उन्हीं के साथ चले गए, हमारा हालचाल भी नहीं पूछा सर। ये मोदी जी को बात ठीक नहीं लगी। सेंटर में पहुंचे मोदी जी, उन्होंने तुरंत कहा कि ऐसा कीजिए चीफ सेक्रेटरी सर, आप तुरंत दिल्ली आइए। फिर ममता बनर्जी जी ने उनको जाने नहीं दिया, चीफ सेक्रेटरी जी को, क्योंकि वो सेंटर के अधिकारी होते हैं। अब क्या जो है चीफ सेक्रेटरी को मोदी जी का हालचाल लेना चाहिए, या क्या मोदी जी के ईगो को हर्ट हुआ चीफ सेक्रेटरी के ना आने से? ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये समझाता है हमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी कि क्रमिक विभाग। क्रमिक विभाग ये सेंटर का अपॉइंट किया हुआ विभाग होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो आईएएस कैडर जब आप सेलेक्ट होके जाते हैं तो सिर्फ 3 कैडर, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये 3 कैडर ऐसे होते हैं जिनकी जो है एक कैडर वाइज इनका इनको जॉब दिया जाता है कि आपको यहां अपॉइंट किया जा रहा है, आपको यहां अपॉइंट किया जा रहा है। ऐसा एक कैडर वाइज इन्हीं तीनों को किया जाता है। मतलब भारतीय, इसको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, ये 3 सेवाएं ऐसी होती हैं। उसमें क्या होता है कि क्रमिक विभाग ही इन सभी का सिलेक्शन करता है कि आपको यहां 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 ऐसे ऐसे करके ड्यूटी करना है, ठीक है। इसमें एक रूल है, उस रूल के तहत सेंटर कहता है कि हमने अपने स्तर से
अपने आईएएस अधिकारी या अपने अधिकारियों को ट्रेन किया, ठीक ढंग से उन्हें ट्रेनिंग दी, उसके बाद में अब हम आपकी सेवा में इन्हें लगा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब हमें अपने इन अधिकारियों की जरूरत होगी तो हम आपसे तुरंत अधिकारी यहां मांग लेंगे। इसलिए 40% कोटा वहीं पर रिजर्व रखवाया जाता है कि 40% अधिकारियों को हम वापस ले सकते हैं। जैसे 10 अधिकारी अगर कहीं नियुक्त किए गए हैं तो उसमें से 4 सेंटर जो है इमीडिएट प्रभाव से बुला सकता है, 4 जो है केंद्र सरकार बुला सकती है। ठीक है, लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है कि जब वो अधिकारी वहां से, मतलब मान लीजिए सेंटर ने अचानक बुलाया, आप पूछेंगे भाई सर सेंटर को अधिकारियों का क्या काम? भाई सेंटर के पास भी बहुत से विभाग होते हैं, सूचना विभाग, बीएसएफ वगैरह, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनके लिए अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। सरकार भी अपने जो नियम लगाएगी, जो कानून बनाएगी, जो डेवलपमेंट करेगी, वो सब अधिकारियों के माध्यम से ही तो करेगी। तो इसलिए सरकार को भी अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। अब ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं ये इसे इश्यू बना देती हैं। जैसे सिंपल बात, जब अधिकारी सेंटर द्वारा मांगे जाते हैं उस समय, जैसे सिंपल बात, जब अधिकारी बुलाए गए वहां पे, जब मतलब सेंटर क्या कहता है कि 40% हम अधिकारियों को वापस बुला सकते हैं। जब सेंटर ने मान लीजिए किसी अधिकारी को बुलाया तो उस अधिकारी को सेंटर के पास जाने से पहले अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर से एनओसी लेनी होती है। एनओसी मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हाँ आप जाइए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। अब वो सेंटर क्या करता है, मतलब राज्य क्या करते हैं, जैसे कोई अधिकारी आया कि सर हमें, मैम या सर हमें एनओसी दे दीजिए, हमें सेंटर ने बुलाया, हमें वहां जाना है, तो कहेंगे ऐसा है कि अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारा जिला कौन संभालेगा? जाओ अपने जिले के डीएम बने हो, वहीं बने रहो और अपने जिले को देखो, उसके बाद में हम सेंटर से बात करते हैं कि कैसे आपको बुला लेते हैं। तो इस प्रकार से सेंटर जो अधिकारियों की डिमांड करता है ये राज्य वहां पर भेजते नहीं है। इसीलिए सेंटर, और ये एक मामला जो 28 मई को हुआ, क्या नाम था उनका, आलोपन बंदोपाध्याय, उनसे रिलेटेड जब ममता बनर्जी जी का ईगो हर्ट हुआ, वहीं जेपी नड्डा जी जब वहां दौरे पर थे, उन पर ईंटा पत्थर चढ़ गए, ईंटे और पत्थर चलाए गए थे। वहां पे क्या दिक्कत हुई कि जब जो 3 आईपीएस रैंक के अधिकारी थे उनको दिल्ली बुलाया गया कि जो इस मामले की जांच कर रहे हैं वो दिल्ली आए। ममता बनर्जी जी ने उन्हें भी नहीं भेजा कि हम नहीं भेजेंगे। तो इसलिए ये रूल्स के नियम में चेंजिंग अब लाई जा रही है। कौन सी नियम? कि जब आईएएस अधिकारियों को बुलाया जाए तो जो एनओसी लेने सीएम के पास आते थे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अब क्या किया जा रहा है कि जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने जाते थे, अब सीएम को, अगर सेंटर किसी भी अधिकारी को बुला रहा है तो सीएम को फिक्स डेट के अंदर ही, जिस डेट को, यानी कि सेंटर अधिकारी को बुलाएगा जिस डेट को, उसी डेट के अंतर्गत सीएम को एनओसी उस अधिकारी को दे देना होगा कि आप जाइए सर, हमें आपसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जा सकते हैं। ये अब लगाया जा रहा है नए नियम, मतलब ये नियम में एक चेंजिंग लाई जा रही है कि सेंटर स्टेट को बाध्य किया जा रहा है कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना ही होगा अगर सेंटर बुला रही है किसी भी अधिकारी को। तो क्लियर ना? अब आप कहेंगे सर तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ईगो वाली है सर। ममता बनर्जी जी ने जब आलोपन बंदोपाध्याय जी को बुलाया गया तो उन्होंने कहा तारीख 28 में है, 31 मई को आप रिटायर हो रहे हैं, मत जाइए। 31 मई को रिटायर हुए, तुरंत उनको दूसरा पद दे दिया गया, लेकिन सेंटर के पास नहीं भेजा गया। आप सभी समझ रहे हैं कि ये सिर्फ मामला ईगो का है। सेंटर को अगर आप अधिकारी नहीं भेजेंगे तो ये दिक्कत तो हो ही जाएगी, सेंटर अपने काम कैसे करेगा? दूसरी बात ये कि अगर जो सेंटर ये नियम बना रहा है, सेंटर ये नियम जो बना रहा है, इससे क्या होगा कि मान लीजिए किसी राज्य में इलेक्शन है, अब एक स्टेट लेवल पर जो सबसे बड़ा हायर ऑफिसर होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो होता है आईएएस होता है, यानी कि चीफ सेक्रेटरी। वहीं पुलिस मैनेजमेंट में जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है डीजीपी। दोनों, एक आईपीएस एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। सेंटर ने कहा दोनों आप आइए। अब आपको तो एनओसी देना है, दोनों मेन अधिकारी आप चले गए। मुख्यमंत्री सिर्फ पुतला होता है, असली काम जो होता है वो चीफ सेक्रेटरी ही करता है स्टेट का। जो विधि बनाना, कानून निर्माण करना, बजट बनाना, ये सारे चीजें कौन करता है? चीफ सेक्रेटरी करता है। यानी कि सबसे खास आदमी अगर कोई होता है मुख्यमंत्री का तो होता है चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि पूरा जो कानून का जानकार होता है वो वही होता है। बाकी मुख्यमंत्री तो एक पुतला होता है कानून का, जो जनता के सामने खड़ा किया होता है। मेन काम चीफ सेक्रेटरी करता है। अब अचानक चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया गया, मतलब माउथ टू हैंड हो जाएगा मुख्यमंत्री अगर ऐसा कोई मामला हो जाता है, यानी कि ऐसा कोई कानून बन जाता है। तो आप कहेंगे तो सर सेंटर ऐसा कानून बना क्यों रहा है? तो सेंटर के लिए मजबूरी है कि आप, सेंटर को स्टेट ने मजबूर कर रखा है।
अगर सेंटर ने 3 अधिकारियों को, आईपीएस अधिकारियों को बुलाया, स्टेट को भेज देना चाहिए था। आलोपन बंदोपाध्याय को बुलाया, स्टेट को भेज देना चाहिए था। महाराष्ट्र में 93 आईएएस अधिकारियों को बुलाया गया सेंटर द्वारा, अभी तक सिर्फ 20 अधिकारी सेंटर के पास पहुंचे हैं। यहां तक कि 40% जो कोटा रिजर्व होता है सेंटर का, अभी तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5200 आईएएस अधिकारी हैं, जिनमें से मात्र 498 अधिकारी सेंटर के पास कार्य कर रहे हैं, जबकि यह आंकड़ा होना कितना चाहिए था, 500 के 20,000 अधिकारी होने चाहिए। आप सभी समझ रहे हैं कि सेंटर जो स्टेट होता है वो अपने अधिकारियों को भेजने से में कितनी लापरवाही करता है। ये रिस्पांसिबिलिटी दोनों की है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि अगर सेंटर ऐसा कुछ नियम बना रहा है, सेंटर बना तो लेगा ही, पास तो करवा ही लेगा आने वाले बजट सत्र में, तो क्या स्टेट ऐसा कुछ नियम नहीं बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है सर। तो दोनों नियमों में बड़ा कौन होगा? आखिरकार सेंटर का ही नियम बड़ा माना जाएगा। बात समझ पाए? आखिरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो नियम बनाएगी वही बड़ा माना जाएगा, उसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का रूल नहीं माना जाएगा अगर दो नियम एक दूसरे के विरुद्ध हो रहे हैं तो। इस कंडीशन में तो ये ईगो का जो मामला होता है, इसी ईगो में पूरी घटना घटित हुई है। ये रूल्स चेंज होने जा रहे हैं, जो कि इंडिया को बोला जाता है कि यूनियन ऑफ द स्टेट है, यानी कि राज्यों का संघीय ढांचा है। किसी भी हालत में राज्यों की अपनी जो पीरियोरिटी होती है, राज्यों की अपनी जो ताकत होती है, वो सेंटर द्वारा नहीं छीनी जानी चाहिए थी। लेकिन ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला इस बात का नहीं है कि सीएम और पीएम का, ये पूरा मामला डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों का है। ये सारा जो मामला है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों का। स्टेट को हर हाल में सेंटर का विरोध नहीं करना चाहिए था, हर हाल में। जहां आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जी हर एक बात पर सेंटर के ऑब्जेक्शन लगाती हैं, ये ठीक नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऑब्जेक्शन में काम करना चाहिए। जहां गलत हो वहां गलत बताएं, लेकिन जो ठीक हो वो ठीक भी होना चाहिए था। अब फिलहाल के लिए आगे देखते हैं क्या होता है, वो आगे की बात है। लेकिन जो इसमें कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था, आईएएस कैडर कॉन्फ्लिक्ट, आशा करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।